हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मैंगो की इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में। वैसे तो मैंगो में डिफरेंट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ देखने को मिलती हैं लाइक एंथ्रेक्नोज, मैंगो मालफॉर्मेशन, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, डाईबैक, नंबर ऑफ डिजीज़ होती हैं। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मेजरली फोकस करेंगे दो डिजीज़ के ऊपर, दैट इज़ मैंगो मालफॉर्मेशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है मैंगो की, एंड सेकेंड वन इज़ ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंगो में अलग अलग इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं लाइक पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, डाईबैक, शूटी मोल्ड। यहाँ पर सबके पैथोजन के नाम मेंशन कर दिए गए हैं, पर हम डिटेल में मैंगो मालफॉर्मेशन और डाईबैक डिजीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है मैंगो मालफॉर्मेशन। देखो, मैंगो मालफॉर्मेशन जो है वो एक ऐसे डिजीज़ को इंडिकेट करती है जिसका जो पैथोजन है वो अभी नोन नहीं है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक एबायोटिक डिजीज़ है, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो डिजीज़ है ये एक फंगस फिजेरियम मोनिलिफॉर्म के द्वारा होती है, और ज़्यादातर साइंटिस्ट जो हैं वो इसी फंगस के कारण मैंगो मालफॉर्मेशन का कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो फिजेरियम मोनिलिफॉर्म को ही मानते हैं। अगर इसकी सीवियरिटी की बात करें तो देखो, नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि हैदराबाद जैसी जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर इंडिया में स्टेट्स की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, पंजाब और आंध्र प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा डैमेज कोज करती है। मैंगो मालफॉर्मेशन, पहला तो मैंने बताया कि इसका एकदम जो वेक्टर है, एकदम जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो नोन नहीं है, फिर भी माना जाता है कि ये सेवरेबल फ्यूजेरियम की अलग अलग स्पीसीज़ के द्वारा कोज होती है, पर उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म है। और ये इस पर्टिकुलर डिजीज़ का सिंगल होस्ट प्लांट है। देखो, होस्ट क्या है कि पर्टिकुलर पैथोजन कौन से प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है वो उसका होस्ट होता है। तो ये जो पैथोजन है, ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ ऑफ पैथोजन है, ये ओनली इसी यानी कि मैंगो की क्रॉप के ऊपर ही क्रॉप को ही अफेक्ट करती है। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये भी माना जाता है कि मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है बड माइट से, और जिसका साइंटिफिक नेम है एकेरिया मैंजीफेरा। अब देखो, यहाँ से ही हमारे जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाने चाहिए। जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से ही एक लाइन मैनेजमेंट में आ जाएगी। जब हम इसका मैनेजमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर ये ट्रांसमिट हो रही है माइट से तो हम माइट का मैनेजमेंट करेंगे पहले। अगर माइट ही नहीं होगी तो डिजीज़ का ट्रांसमिशन भी नहीं होगा, तो पहली मैनेजमेंट की शुरुआत जो है वो यहीं से होने लगी। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करते चलते रहना है। नेक्स्ट है मैंगो मालफॉर्मेशन जो डिजीज़ है उसको ही बंची टॉप ऑफ मैंगो के नाम से भी जाना जाता है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया। अब देखो, अगर इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, ये एक एबायोटिक फैक्टर्स के कारण भी मानी जाती है, ये फंगस के कारण भी मानी जाती है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण भी मानी जाती है, कभी कभी वायरल डिजीज़ को भी। तो इसके बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कॉजेज़ जो हैं वो इसके कंसिडर किए जाते हैं, पर फिर भी हम सबसे ज़्यादा जो है वो फंगस के बारे में ही स्टडी करते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ की सिम्टमेटोलॉजी में 3 मेजर सिम्टम्स जो हैं वो इस डिजीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है इसमें बंची टॉप ऑफ सीडलिंग। अब देखो, बंची टॉप ऑफ सीडलिंग का क्या मतलब होता है कि प्लांट जो है वो हाइट में छोटा रह जाएगा। सेकेंड है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन का मतलब है कि जब प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट कर रहा होता है तब वो वेजिटेटिव पोर्शन जो है वही मालफॉर्म्ड हो जाता है, वही छोटा रह जाता है। फिर आता है फ्लोरल मालफॉर्मेशन। फ्लोरल मालफॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पर कि जो फ्लावर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ्रूट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो अगर आपको पूछे कि मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं तो आपको ये 3 नाम बहुत ही ध्यान से मेंशन करने हैं। बंची टॉप ऑफ सीडलिंग, इसे हम डायरेक्टली मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ को बंची टॉप ऑफ मैंगो के नाम से भी जानते हैं। इसी में वेजिटेटिव और फ्लोरल मालफॉर्मेशन सिम्टम्स भी मेन हैं। सबसे पहला आता है बंची टॉप ऑफ सीडलिंग। तो बंची टॉप ऑफ सीडलिंग 4 से 5 महीने के जो मैंगो के प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि जो शूट्स होती हैं वो ज़्यादा थिकर हो जाती हैं मेन एक्सिस वाली, और जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि बंची टॉप का मतलब ही यही है कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो कम होने लग जाती है, और ये बंची टॉप यानी कि शॉर्ट प्लांट की जो अपीयरेंस है वो शॉर्ट दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। देखो, वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन में क्या होगा कि पेनिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि हम जो बोल रहे हैं ना
कि वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर है वही बंचेस के अंदर चेंज हो जाती है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इंटरनोड्स जो हैं वो शॉर्ट रह जाते हैं। अल्टीमेटली यही होगा कि प्लांट हाइट जो है वो छोटी दिखने लगेगी। नेक्स्ट आता है फ्लोरल मालफॉर्मेशन। तो फ्लोरल मालफॉर्मेशन में क्या होगा, पेनिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में होगा, जिससे कि आगे जाकर फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और हम बोल सकते हैं कि एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि विचेस ब्रूम अपीयरेंस देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सिम्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंगो मालफॉर्म्ड हो जाता है। ये देखो, ये फर्स्ट जो कंडीशन है वो दिखा रही है हमें वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन, जिसमें कि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो मालफॉर्म्ड हो गई है, और ये हमें दिखा रहा है फ्लोरल मालफॉर्मेशन, यानी कि जो पेनिकल है, जो इन्फ्लोरेसेंस है मैंगो का, वो पर्टिकुलरली मालफॉर्म्ड हो गया है। यहाँ पर ये आप सिम्टम्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इटियोलॉजी। तो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म जो है, आपको पता है कि फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म या फ्यूजेरियम जो फंगस होती है उसमें 3 तरीके के स्पोर्स रिलीज होते हैं, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। कहीं पर भी फ्यूजेरियम से जो डिजीज़ होगी, चाहे वो फ्यूजेरियम से होने वाली विल्ट हो या ये मैंगो मालफॉर्मेशन हो, फ्यूजेरियम जो फंगस आएगा वहाँ पर वो हमेशा 3 तरीके के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। और फ्यूजेरियम फंगस की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है स्पोरोडोजियम। देखो, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बेसिकली ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ये अलग अलग फंगस में अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज बेसिकली 4 तरीके की हम पढ़ते हैं, जो कि हैं एसेरबुलाई, पिक्निडियम, स्पोरोडोजियम एंड सिनेमा। तो फ्यूजेरियम के अंदर जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है वो स्पोरोडोजियम टाइप की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, और इसमें क्लाइमाइडोस्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है फ्यूजेरियम की इस पर्टिकुलर स्पीसीज में। नेक्स्ट आता है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी का मतलब है कि कौन सा एनवायरनमेंट इसके लिए फेवरेबल है इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो इस डिजीज़ का इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो फ्लावरिंग से जस्ट पहले देखने को मिलता है, दिसंबर से जनवरी के महीने में, जब टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सबसे ज़्यादा 4 to 8 ईयर्स ओल्ड ट्रीज जो होते हैं वो हाईली ससेप्टेबल होते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ के लिए। अगर हम अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली न्यू टाइप के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड को हम निम्न में से किस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ आएगा। मैंगो मालफॉर्मेशन की सीवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए हम NaA दैट इज़ नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड को 100 से 200 ppm की कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं। सेकंड क्या हो सकता है मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए, हमने पढ़ा था कि ये माइट के द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो हम क्या करेंगे, एक्रिसाइड, ऐसे केमिकल्स जो कि माइट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है एक्रिसाइड्स। तो हम एक्रिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं फरवरी, मई और अक्टूबर के टाइम पर। इसके अलावा हम चिलेटेड कॉपर 40 ppm का स्प्रे कर सकते हैं, और फ्यूजेरियम के अगेंस्ट एस्परजिलस नाइजर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्यूजेरियम को पैरासिटाइज करती है। इसके अलावा कुछ केमिकल फंजीसाइड्स जो हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कार्बनडाजिम को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक सिस्टमिक फंजीसाइड है, जो कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ के इफेक्टिवली मैनेजमेंट के लिए अच्छा पाया गया है। तो हमने पढ़ा क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ जो है उससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ की डिटेल में आप इसको एक्सप्लेन करें। तो आपको नोट डाउन क्या करना है, सबसे पहला तो कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स नोन हैं इसकी इटियोलॉजी में। ये वायरल डिजीज़ भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल, इवन एबायोटिक, या फिर हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कोई बायोटिक डिजीज़, जिसमें सबसे ज़्यादा माना जाता है कि ये बायोटिक डिजीज़ है जो कि फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म फंगस के द्वारा कोज की जाती है। इसके अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट की पूछे, या हम बोल सकते हैं एपिडेमोलॉजी की पूछे, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इसके लिए फेवरेबल रहता है। नेक्स्ट आता है कि ये पर्टिकुलर पैथोजन यानी कि फ्यूजेरियम जो है इसमें 3 तरीके के स्पोर्स, अगर इटियोलॉजी के बारे में पूछा तो माइक्रो, मैक्रो एंड क्लेमाइडोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर इस डिजीज़ में क्लेमाइडोस्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। फ्यूजेरियम की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोडोजियम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो फ्यूजेरियम है पर्टिकुलरली उसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड को 100 से 200 ppm तक छिड़काव कर सकते हैं। माइट क्योंकि इसको ट्रांसमिट करती है तो उसके अगेंस्ट हम एक्रिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, चिलेटेड कॉपर को यूज़ कर सकते हैं,
एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एस्परजिलस नाइजर को यूज़ कर सकते हैं फ्यूजेरियम के अगेंस्ट, क्योंकि वो उसको पैरासिटाइज करता है, और अलग अलग सिस्टेमिक फंजीसाइड्स को हम इस पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा हुआ मैंगो मालफॉर्मेशन। सेकेंड हमारी डिजीज़ आती है ब्लैक टिप डिजीज़ ऑफ मैंगो। ब्लैक टिप डिजीज़ ऑफ मैंगो के बारे में आप सब ने सुना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है। सबसे ज़्यादा है कि ब्लैक टिप डिजीज़ जो है वो एक डिसऑर्डर है, जो कि पर्टिकुलर जो जो ईंटों के भट्ठे लगते हैं वहाँ पर जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो हार्मफुल गैसेज रिलीज़ होती हैं लाइक SO2 एंड CO2, एसिटाइलिन जैसी गैसेज जो रिलीज़ होती हैं ब्रिक क्लीन से, वहाँ से उसकी वजह से जो ब्लैक टिप डिजीज़ है वो होती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो 6 से 8 वीक्स ओल्ड फ्रूट्स के ऊपर राइपनिंग स्टेज में इस तरीके के धब्बे बन जाते हैं, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। ये एकदम ब्लैक होते हैं और फ्लैट होते हैं। तो इस तरीके के हम बोल सकते हैं कि ब्लैक टिप डिजीज़ जो है वो फ्रूट्स की क्वालिटी को रिड्यूस कर देती है, और ये उन्हीं जगहों पर होती है जहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? ब्लैक टिप के मैनेजमेंट के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉल्यूशन से हो रहा है तो हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। या तो हम क्या करेंगे, ईंट के भट्टे ब्रिक क्लीन्स जहाँ पर मतलब सिचुएटेड होंगे वहाँ से दूर कहीं पर ऑर्चार्ड लगाएंगे, मैंगो का ऑर्चार्ड वहाँ से कहीं दूर लगाएंगे। या फिर दूसरा हम कर सकते हैं कि मैंगो के प्लांट्स को हम सेलोफेन बैग से कवर कर दें, ताकि स्मोकिंग या जो हानिकारक गैसेस निकल रही हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें। और दूसरा हम बोरेक्स का स्प्रे कर सकते हैं 3 से 4 किलोग्राम पर 500 लीटर ऑफ वाटर के साथ। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं बचाव ही उपचार है। तो ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो है वो सबसे इजी डिजीज़ है, जो कि एक डिसऑर्डर है बेसिकली, जो कि हार्मफुल गैसेस के रिलीज होने से होता है। तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। यहाँ से सिर्फ न्यू टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉजल एजेंट क्या है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो का। तो हार्मफुल गैसेस जैसे कि SO2, CO2, इनकी वजह से ब्लैक टिप डिजीज़ डिसऑर्डर देखने को मिलता है मैंगो में। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।